Good morning, students. We'll start with our first sum of not for profit concern. अब ये आपकी टेक्स्ट बुक का ही मैंने अनसॉल्व सम लिया है. आई विल नॉट वेस्ट टाइमिंग इन सॉल्व सम. तो मैंने डायरेक्टली अनसॉल्व सम ही लिया है और ये सम बहुत छोटा सा है. यहाँ पर हमको कुछ ज़्यादा प्रिपेयर नहीं करना है. वी आर सपोज टू प्रिपेयर ओनली इनकम एंड एक्सपेंडिचर. ये आपके टेक्स्ट बुक का ही सम है. तो जब आप देखोगे आपको टेक्स्ट बुक से पता चल जाएगा. ये क्वेश्चन है जो मैंने अलग से लिख के रखा हुआ है. नाउ विल स्टार्ट रीडिंग द सम. ठीक, ये फर्स्ट क्वेश्चन है जो हम एनपीओ के लिए कर रहे हैं. व्हाट इज गिवन हियर? फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट. रिसिप्ट एंड पेमेंट इज ऑलरेडी गिवन टू अस ऑफ सातारा स्पोर्ट्स क्लब. सातारा प्रिपेयर, हमको क्या प्रिपेयर करना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट we are supposed to prepare. We are not supposed to prepare balance sheet. छोटा सा सम है, सिर्फ इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट हमें प्रिपेयर करना है. नीचे हमें रिसिप्ट और पेमेंट दिया गया है. अब आपको जैसे मैंने फर्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया है, ये जो रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट है ये रियल अकाउंट है. एज दिस इज रियल अकाउंट, अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो डेबिट साइड में क्या लिखा है? रिसिप्ट. और क्रेडिट साइड में क्या लिखा है? पेमेंट. क्योंकि रूल ही वैसा है. डेबिट व्हाट कम्स इन, जो अंदर आ रहा है उसको डेबिट में डालो, जो बाहर जा रहा है उसको क्रेडिट में डालो. और जो अंदर आ रहा है नेचुरली वो हमारा इनकम होगा, रिसिप्ट होगा, इसलिए हम इसको डेबिट में लिखेंगे. और जो बाहर गया वो पेमेंट होगा या एक्सपेंसेस होगा, हम उसको क्रेडिट में लिखेंगे. अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ से उठाना है. और जब आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखोगे, यहाँ जो डेबिट में दिया है यहाँ पर हम क्रेडिट में लिखेंगे. और यहाँ पर जो क्रेडिट में दिया है वो हम डेबिट में लिखेंगे. इतना ही हमको करना है और कुछ नहीं करना है. द सम्स आर वेरी इजी. ओके, मैं धीरे धीरे आपको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करती हूँ. मैं पहले पेमेंट साइड एक्सप्लेन करती हूँ, देन विल गो टुवर्ड्स द रिसिप्ट साइड. अब यहाँ पर जो पेमेंट साइड है वो क्रेडिट साइड है. यहाँ क्रेडिट है, यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो हम बना रहे हैं उसके डेबिट में लिखना है. सबसे पहले क्या दिया है? सैलरी. तो हम क्या लिखेंगे? सैलरी ही लिखेंगे. ध्यान में रखना है जिसकी एडजस्टमेंट होगी उस चीज़ को हम फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे, बाकी सबके सब आप सेकेंड कॉलम में लिख सकते हो. अभी यहाँ पर लिखा भी हमने एक्सपेंडिचर है. आपको पता है डेबिट में कोई भी अकाउंट में लिखो डेबिट साइड में तो वर्ड आएगा टू. So I will write 2 salaries and then I will write the amount 5,000. सैलरी के बाद में हमें दिया है बाय रेंट. रेंट भी खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट में खर्चा हम डेबिट साइड में लिखते हैं. क्या लिखा है? इंक्लूडिंग ₹2000 फॉर 17 और 18. ये जो 5,000 है इसमें से 2,000 कहाँ के हैं? पहले के हैं, प्रीवियस ईयर के हैं. तो हमें क्या करना पड़ेगा? वो लेस करना पड़ेगा. तो हम लिखेंगे यहाँ पर टू रेंट. मैंने 2 कॉलम नहीं बनाए इसलिए मैं अंदर ही लिखूंगी 5,000 लेस फॉर लास्ट ईयर. ये जो खर्चा था ये लास्ट ईयर का था. और जो रेंट है उसकी एक और एडजस्टमेंट है, तो हम इसलिए इसको अभी भी अंदर ही लिख के रखेंगे. ओके, यहाँ तक होप सो आपको समझ में आया होगा. आई एम गोइंग वेरी स्लो, आई विल गो स्लो ओनली, आई विल नॉट रन. सैलरी, रेंट दोनों एक्सपेंसेस हैं और नॉमिनल अकाउंट में आपको पता है एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, सो विल राइट ऑन डेबिट साइड. द नेक्स्ट वन इज बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस. फिर से खर्चा है, तो खर्चा कहाँ हम लिखते हैं? फिर से नॉमिनल अकाउंट के डेबिट में ही लिखते हैं. तो यहाँ पर फिर से मैं एक लाइन छोड़ दूंगी और फिर मैं लिखूंगी 2 इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस. एंड अमाउंट आई विल राइट इन आउटर कॉलम 1,450, क्योंकि इसके लिए कोई एडजस्टमेंट नहीं है. यहाँ तक समझ में आया होगा. आगे क्या दिया है? बाय फिक्स डिपॉजिट. हमें पता है फिक्स डिपॉजिट खर्चा नहीं है, क्या है वो? एसेट है. सो विल नॉट राइट हियर, विल राइट इन बैलेंस शीट. बट बैलेंस शीट तो हमको प्रिपेयर करने के लिए बोला ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे? इसको पढ़ेंगे और ऐसे का वैसे ही रहने देंगे. क्योंकि अगर हमें बैलेंस शीट बोली जाती तो हम बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखते. but they have not told us to prepare balance sheet, so we'll not write this in income and expenditure account.
नेक्स्ट क्या है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अगेन एन एक्सपेंसेस, सो विल राइट हियर टू प्रिंटिंग and stationery, and then we'll write the amount. stationery, printing and stationery का भी एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए मैंने डायरेक्टली सेकेंड कॉलम में अमाउंट लिख लिया. आफ्टर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इन द क्वेश्चन वी हैव बाय जर्नल एक्सपेंसेस, खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट में डेबिट में लिखना है, लेकिन ब्रैकेट में क्या लिखा, इंक्लूडिंग ₹500 पेड फॉर नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर यानी कि आने वाले साल का है, तो ये क्या है, प्रीपेड है, तो हम यहाँ लिखेंगे टू जर्नल एक्सपेंसेस 5,500 लेस प्रीपेड 500, and how much we'll get, we'll get 5,000. यहाँ तक समझ में आया होगा. नेक्स्ट क्या दिया है, नेक्स्ट हमें दिया है बाय स्पोर्ट्स मटेरियल. हाँ, ये जो स्पोर्ट्स मटेरियल है ये हमें एडजस्टमेंट भी दिया है, दे हैव गिवन अस एडजस्टमेंट ऑल्सो, तो हम इसको बाद में लिखेंगे, दिस विल राइट आफ्टरवर्ड्स. तो मैं यहाँ क्वेश्चन मार्क डाल के रखती हूँ, मेरे को याद रहेगा ये हमने लिखा नहीं. आगे क्या दिया है, आगे दिया है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, और ये क्या लिखा है, बाय बैलेंस कैरिड डाउन. ये आपको कहाँ लिखना है, बेसिकली इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो हम कैश इन हैंड कैश एट बैंक तो लिख नहीं सकते, देख के पता चलता है आपको ये दोनों क्या है, ये दोनों के दोनों एसेट्स हैं. सो व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट आप उसके एसेट साइड में लिख के रखोगे, कैश इन हैंड कैश एट बैंक, विच वन, दिस कैरिड डाउन. यहाँ पर दो जगह पर आपको कैश इन हैंड कैश एट बैंक दिखाई देगा, एक यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर, लेकिन ये क्या है, बैलेंस ब्रॉट डाउन, यानी कि पिछले साल का, तो हम पिछले साल का लास्ट ईयर का लिख नहीं सकते, हमको कौन सा लिखना है, बैलेंस कैरिड डाउन विच इज़ देयर ऑन 31 मार्च 2019, तो वो हमको लिखना है, कहाँ लिखना है, बैलेंस शीट एसेट साइड. लेकिन इस सम में हम बैलेंस शीट नहीं प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हम इसको कहीं पर भी नहीं लिखेंगे, पढ़ेंगे और यहीं पर छोड़ देंगे. ओके, लेकिन जब आप बैलेंस शीट प्रिपेयर करोगे तो आप सिर्फ ये कैश इन हैंड और ये कैश एट बैंक लिखोगे. ये जो आपको रिसिप्ट में दिया गया है, दिस इज ऑफ लास्ट ईयर, दिस वी विल नॉट राइट एनीवेयर, आपको ये पढ़ना है और यहीं पर छोड़ देना है. ओके, पेमेंट साइड मैंने आपको एक्सप्लेन किया, अच्छे से आपको समझ में आया होगा. अब हम अपने रिसिप्ट साइड पर जाते हैं. व्हाट इज गिवन इन रिसिप्ट साइड, सबसे पहले रिसिप्ट में दिया है बैलेंस ब्रॉट डाउन, और अभी मैंने एक्सप्लेन किया ये क्या है, लास्ट ईयर का बैलेंस है, जो लास्ट ईयर हमने जब क्लोज किया था बैलेंस शीट तभी कितना कैश इन हैंड कैश एट बैंक बचा है, उससे हमने अपना रिसिप्ट और पेमेंट स्टार्ट किया है. तो ये आपको पढ़ना है और कहीं पर नहीं लिखना है, यू आर नॉट सपोज टू राइट इट एनीवेयर, जस्ट रीड इट एंड लीव इट, पढ़ो और वहीं पर छोड़ दो. ओके, अब नेक्स्ट इनकम जो दी है वो है सब्सक्रिप्शन. सब्सक्रिप्शन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ इनकम रिसीव्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम इट्स मेंबर. कुछ सब्सक्राइब करते हैं, कुछ खरीदते हैं, मेंबरशिप लेते हैं, उसके लिए उनको सब्सक्रिप्शन देना पड़ता है. अब यहाँ पर सब्सक्रिप्शन की अगर आप अमाउंट देखोगे तो 3 अमाउंट दी है, एक 17-18, 18-19 एंड 19-20. हम जो अकाउंटिंग कर रहे हैं वो कर रहे हैं 31 मार्च 2019 की, यानी कि हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या हो जाएगा 18-19. तो ये हमको कंसिडर करनी है, ये लास्ट ईयर की है, ये आने वाले साल की है, तो ये दोनों यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, सिर्फ ये हम उठाएंगे. और एज दिस इज आर नॉमिनल अकाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तो हम इनकम क्रेडिट में लिखते तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन. सब्सक्रिप्शन इज अ टाइप ऑफ इनकम. कितना है 44,500.
ओके। बाकी जो आपको 2 क्वेश्चन में दिया है वो लास्ट ईयर की रिसीव हुई है, और ये आने वाले साल की, जो अगला साल है उसकी हमने प्रीपेड की है। एज इट इज़ गिवन या विल नॉट गिव एनी इफेक्ट। द सेम थिंग अगर उसको एडजस्टमेंट में दिया होता तो हम उसका इफेक्ट करते। आगे दिया है 2 एंट्रेंस फीस, और जो एंट्रेंस फीस है उसके अच्छा, उसको बोला है ट्रीट एज रेवेन्यू इनकम, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं। सो विल राइट हियर by entrance fees, sorry, I will leave one line because adjustment is there. By entrance fees, और एंट्रेंस फीस है 8000। यहाँ क्यों लिखा? क्योंकि एडजस्टमेंट है कि पूरा का पूरा एंट्रेंस फीस जो है वो रेवेन्यू इनकम है, इट इज नॉट अ कैपिटल इनकम। इफ इट इज गिवन अ कैपिटल इनकम, सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग हियर विल राइट इन बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। अब एंट्रेंस फीस के बाद में अगर आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा टू डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड। As this donation is given for building fund, will not write here. Where we are supposed to write? We are supposed to write in balance sheet liability side. लेकिन इस सब में हम बैलेंस शीट नहीं प्रिपेयर कर रहे हैं, इसलिए हम इसको कहीं पर भी नहीं लिखेंगे, पढ़ेंगे और वहीं पर छोड़ देंगे। नेक्स्ट क्या दिया है? टू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट फिर से इनकम है, तो हम इसको इनकम साइड में लिख के रखेंगे। बाय इंटरेस्ट, $600. After interest we have 2 sales of furniture. फर्नीचर बेचने के बाद में हमें कितना मिला? 4.5, और उसकी बुक वैल्यू कितनी थी? 8000। अब 8000 का फर्नीचर हम 4500 में बेच रहे हैं। वी अर्नड प्रॉफिट और लॉस, साफ साफ देखने से ही समझ में आता है हमको लॉस हुआ है। कितना लॉस हुआ वो कैसे फाइंड आउट करना है? 8000 माइनस 4500, आर लॉस इज 3500 का हमको नुकसान हुआ है। एज दिस इज नॉमिनल अकाउंट, ये हमारा नॉमिनल अकाउंट है। आपको पता है नॉमिनल अकाउंट में लॉसेस हम कहाँ लिखते हैं? वी आर सपोज टू राइट ऑन डेबिट साइड, सो विल राइट हियर टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। कितना नुकसान हुआ हमारा? 3500 का। ओके, इसके साथ में ही मेरा रिसिप्ट और पेमेंट का ख़त्म हो गया। नेक्स्ट इज माय एडजस्टमेंट। आई विल रीड वन एडजस्टमेंट एंड एक्सप्लेन टू यू। एडजस्टमेंट में सबसे पहले क्या दिया है? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर इज 4500। अब इसके 2 इफेक्ट हैं। एज इट इज़ आउटस्टैंडिंग, पहला इफेक्ट होगा ऐड करो उस इनकम में। सेकेंड, बैलेंस शीट एसेट साइड यू आर सपोज टू राइट बिकॉज इट इज़ एन इनकम। एक्सपेंसेस होता तो हम लाइबिलिटी, लेकिन बैलेंस शीट तो हम प्रिपेयर कर ही नहीं रहे, तो सेकेंड इफेक्ट हमको देना ही नहीं पड़ेगा, हम सिर्फ एक इफेक्ट देंगे, वो भी यहाँ पर। सो आई विल राइट हियर ऐड आउटस्टैंडिंग। कितना है? 4500 आउटस्टैंडिंग है, तो ये एक इफेक्ट यहाँ पर आएगा। दूसरा जो बैलेंस शीट का इफेक्ट है वो नहीं आएगा। ओके, पहला एडजस्टमेंट समझ में आया। सेकेंड वन, सेकेंड एडजस्टमेंट इज गिवन आउटस्टैंडिंग रेंट फॉर करंट ईयर 1000। अब रेंट खर्चा है, नेचुरली नॉमिनल अकाउंट में हमने कहाँ लिखा होगा? डेबिट में, तो यहाँ पर लिखेंगे हम ऐड आउटस्टैंडिंग रेंट। हाउ मच इज आउटस्टैंडिंग? 1000। एक इफेक्ट यहाँ पर ऐड हो गया। दूसरा इफेक्ट आपको भी पता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हम कहाँ लिखते हैं? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में कहाँ लिखना है? लायबिलिटी साइड में। लेकिन इस सम में हम बैलेंस शीट नहीं प्रिपेयर कर रहे हैं, सो विल नॉट राइट इन बैलेंस शीट। ओके, हम सिर्फ केवल एक इफेक्ट देंगे, जो पूछा है वही करेंगे, जो नहीं पूछा है वो हमको करने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड एडजस्टमेंट देखिए, एंट्रेंस फीस इज टू बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जब बोला जाएगा तभी आप इसको इनकम में लिखोगे। अगर यहाँ पर लिखा होता ट्रीटेड एज कैपिटल इनकम,
तो हम इसको कैपिटल फंड में ऐड करते, लेकिन यहाँ पर रेवेन्यू लिखा है इसलिए हम इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखेंगे। अगर कैपिटल इनकम करके बोला जाएगा तो आप इसको बैलेंस शीट में लिखोगे, आप इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं लिखोगे। समझ में आ रहा है? लेकिन यहाँ पर लिखा है कि इट इज़ एन रेवेन्यू इनकम, देयरफॉर वी हैव रिटन हियर। इफ यहाँ पर लिखते हैं कि इट इज़ एन कैपिटल इनकम, तो हम कैपिटल फंड बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में कैपिटल फंड में इसको ऐड करते। समझ में आया डिफरेंस? एक लास्ट एडजस्टमेंट बचा हुआ है। व्हाट इज गिवन? स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। अब बहुत सारे स्पोर्ट्स मटेरियल होते हैं, वो 1 अप्रैल 2018 को कितने थे हमारे पास? 6000, यानी कि पिछले साल का बचा हुआ मटेरियल। और लास्ट डेट ऑफ द ईयर यानी कि 31 मार्च 2019, जिस दिन हम ये अकाउंट प्रिपेयर करें उस दिन कितने के बच गए? 14,000 के। प्लस हमने करंट ईयर में भी परचेज किए 40,000 के, तो इसका इफेक्ट देते हैं हम। पहले कैसे लिखेंगे? टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, यानी कि पिछले साल का बचा हुआ मटेरियल। अब पिछले साल का बचा हुआ कितना है? 6,000 प्लस परचेज्ड इन करंट ईयर। करंट ईयर में हमने फिर से खरीदा, कितना है? 40,000, यानी कि 6,000 का पिछले साल का बचा हुआ मटेरियल, 40,000 का हमने और ख़रीदा, तो हमारे पास टोटल हो गया 46,000 का स्पोर्ट्स मटेरियल था, जिसमें से एट द एंड ऑफ द ईयर वी हैव अ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 14,000, यानी कि एक्चुअल मटेरियल हमने यूज़ कितना किया? सिर्फ और सिर्फ 32,000 का। और ये जो 14,000 है, इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा आपकी बैलेंस शीट में। अगर आप बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं तो उसमें आप बैलेंस शीट एसेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल करके लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर हम बैलेंस शीट नहीं प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। यू आर नॉट सपोज टू राइट इट, ओके, यू आर सपोज टू जस्ट इग्नोर इट। एक इफेक्ट जो हमको देना था वो हमने दे दिया। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है? हमारा नेक्स्ट काम है फाइंड आउट करना कि हमारे कौन से साइड का टोटल ज़्यादा है। देखने से ही समझ में आता है, यहाँ पर 49, 8,000 और 600 है, तो हमें पता है यही टोटल ज़्यादा है, हम वही टोटल यहाँ पर लिखेंगे। विल राइट इट 57,600, यहाँ पर भी 57,600, उसमें से 5,000, 4,000, 1,450, 750, 5,000, 3,500 और 32,000 माइनस करने के बाद में भी हमारे पास जो बचता है, हम उसको प्रॉफिट नहीं बोलते, व्हाट वी कॉल इन एनपीओ सरप्लस। और अगर लॉस होगा तो उसे हम बोलेंगे डेफिसिट। अगर सरप्लस है तो आपको कैपिटल फंड, बैलेंस शीट कैपिटल फंड में ऐड करना है। अगर डेफिसिट है तो आपको माइनस करना है। सरप्लस मीन्स प्रॉफिट, डेफिसिट साइड में बैलेंस आएगा तो डेफिसिट, डेफिसिट मीन्स लॉस। सम ध्यान से देखना है, बहुत इजी सम है, नथिंग इज हार्ड। गो थ्रू द सम, nicely view it. Still you have doubt, you can ask me when I am taking lecture on Google Meet. Take care, have a nice day.